हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोरी लेक्शन। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होती है, जिसमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल होगा, जो उसकी डिग्री होगी वो सिर्फ 1 होगी, ओनली 1 डिग्री। ठीक है, डिग्री 1 होगी। लाइक आई रेड 3x + 2 = 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ पर जो x की डिग्री है वो क्या है, 1 है ओनली। ठीक है, सो ये लीनियर इक्वेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर बनाना है, यानी 2 वेरिएबल इक्वेशन होनी चाहिए, और वो भी पेयर में। दो मतलब इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल 4x + 3y + 1 = 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हमें 2 चाहिए, तो जनरल मैं फॉर्मेट लिख लेती हूँ इसका। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, by + c = 0। ये जनरल फॉर्मेट होता है। ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो गई हैं। ठीक है, पेयर हो गया, दिस इज़ कॉल्ड पेयर। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, एक x लिया है, एक y लिया है। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। इस तरह सो हमें यहाँ पे पेयर रिक्वायर्ड है, इसलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन हम लोगों ने ले ली। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो a है ना तो वो 0 हो सकता है, जो b है ना वो 0 हो सकता है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी a या b, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोफिशिएंट जो आपका है वेरिएबल के साथ में जो लगता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। सो अगर कोफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा तो वो वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो वो 1 वेरिएबल इक्वेशन बनकर रह जाएगी। और हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो ना a 0 हो सकता है, ना ही आपका b 0 हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। जनरल फॉर्मेट में अगर हम इनको प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a1x + b1y + c = 0। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। उसके बाद a2x + b2y + c2, दिस इज c1 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गई हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके कोफिशिएंट होंगे, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, और आपका जो जनरल जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है। ऐसे ही सेकेंड में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, एंड कांस्टेंट टर्म c2 है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी। 4x + 3y + 5 = 0। ठीक है, 3x + 2y + 3 = 0। सो ये आपकी 2 इक्वेशन बन के आ जाएंगी। दो आपकी इक्वेशन बन गई है, यानी कह सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बन गया। इस तरह से 2 इक्वेशन आपको बनानी है, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हम यूज़ करेंगे। एक है आपका ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका एल्जेब्रिक मेथड होता है। पहले हम ग्राफिकल मेथड सोल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2। ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपने ले ली, 3x + 4y + 8 = 0, 2x + 3y + 6 = 0। ठीक है, इस तरह से हमने कोई भी 2 इक्वेशन ले लिए। सो इनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम पुट करेंगे। लाइक ये a1 है, ये a2 है, जो जनरल अभी मैंने बताई थी फॉर्मेशन आपको इससे पहले। ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। ठीक है, सो इस तरह से कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन। ग्राफिकल मेथड में आपकी 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन में हम इस तरह से शेयर कर सकते हैं, a1/a2 = b1/b2। ठीक है, सो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, हम कंपेयर कर लेते हैं। a1 यहाँ पर 3 है, a2 2 है, = 4/3। ठीक है, अब ये देखिए क्या ये इक्वल है, हमें देखना है कि ये सब इक्वल आना चाहिए। नहीं आया तो हम कह देंगे ये क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, सो अब ये आपको क्या कहती है, ये जो दोनों लाइंस हैं जब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो 2 लाइन आएंगी, एक लाइन इसके लिए आएगी, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ होगी, तो वो लाइंस जो भी होगी किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन हमें ये बताती है
कि A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सो ऐसी लाइंस का क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन हमारे पास होगा, और ये फिर आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि जब वो दोनों पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल लाइंस होगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को काट रही है, तो एक ही पॉइंट पर काट रही है, एक सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आ रहा है, इसलिए इसको कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन वी हैव। ऐसी लाइंस के लिए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वो लाइंस, अगर कंडीशन ये होगी कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, और हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन आपकी कहती है, सेकेंड कंडीशन कहती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लें, 3 9 6 2 6 and this should be ये मैंने इस तरह से वो ले लिया। अब देखिए A1/A2 क्या है, 3/2, ये आपका A1 है, ये A2 है, 9/6 इक्वल्स टू 27/18। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है सेकंड सॉल्यूशन में, इस तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये सब अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर्स जो है इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों के लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा। सपोज कीजिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ये आई है, तो सेकंड के लिए भी लाइन यही आएगी, यानी इसके ऊपर ही आएगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी। किस केस में, जब आपका A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और वो इक्वल होगा C1/C2 के। जब भी हम ये चेक करेंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे A1/A2 B1/B2 के इक्वल है क्या, उसके बाद ही हम C1/C2 लेकर आएंगे, ठीक है। इक्वल है तो हम इक्वल का साइन पुट करेंगे, अनइक्वल है तो जो भी अनइक्वल होगा वहाँ पर अनइक्वल का साइन पुट कर देंगे, ठीक है। सो अगर ये सब इक्वल है तो जो आपकी लाइन है वो कैसी है, एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है, इसका मतलब कोइंसिडेंट है। दूसरा, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, मैच हो रहे हैं आपस में, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन होंगे सारे मैच। तो यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशन बनेंगे वो आपके इनडेफिनेट, जहाँ पर भी लाइन एक दूसरे को टच करती है वहीं पर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन दोनों लाइन के हमें देखना है कितने सॉल्यूशन होंगे, तो जहाँ भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेंगी वहीं सॉल्यूशन होगा। सो ये दोनों लाइन तो हर एक पॉइंट पर आपको एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इसके आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर हमें इक्वेशंस में सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई भी इक्वेशन अगर वो हमें सॉल्यूशन दे रही है तो वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। इज़ दैट क्लियर। तो जैसे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो भी उसमें भी यही प्रूव हुआ था, वो कंसिस्टेंट है। सेकंड में भी हमें यही प्रूव हुआ है, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। सो क्लियर, यहाँ पर 3 पॉइंट्स वी हैव गेट, 1 2 3, 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं। फर्स्ट इज कोइंसिडेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन करेंगी, दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफिकल, क्योंकि आपके A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों पॉइंट क्या है, इक्वल आ रहे हैं। इनफाइनेटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइन एक दूसरे को टच करती है वहाँ वहाँ सॉल्यूशन बनता है। ये दोनों लाइन तो पूरा टच कर रही है हर एक पॉइंट पर, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड कंडीशन की तरह थर्ड कंडीशन में भी हम सेम चीज़ चेक करेंगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। पहले हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये आपकी जनरल फॉर्म है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मैंने कुछ टर्म ले ली हैं, 2 इक्वेशन ले ली है। A1/A2 यहाँ से 3/6 हो जाएगा, इक्वल्स टू B1/B2 आपका 2/4 हो जाएगा।
ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया है। अब मैं यहाँ से C1/C2 ले लेती हूँ। C1/C2 इज़ -4/9, जो कि किसी भी एक कॉमन टेबल पे नहीं ये कट रहे हैं, आपके नहीं कटेंगे तो ये नॉट इक्वल टू, यानी जो ये हमारी थर्ड कंडीशन है उसमें क्या हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। C1/C2 के इक्वल्स ये नहीं है। सो इसके रिगार्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है, जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो वो हो सकता है एक लाइन ऐसे आ रही है तो सेकंड वाले बिल्कुल उसके पैरेलल आएगी, पैरेलल आएंगी लाइन से यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा था, जो फर्स्ट हमारी थी, फर्स्ट मेथड जो हमने फर्स्ट कंडीशन जो देखी थी, फर्स्ट कंडीशन में हमारी इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड कंडीशन में हमारी एक के ऊपर एक आ रही थी, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या आएंगी, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। सो ये दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, एंड इफ़ दे डोंट मीट एनीवेयर देन आवर सॉल्यूशन, देन वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, सो विल राइट नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये मीट नहीं कर रही है, सो डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट। ये इक्वेशन जो होंगी आपकी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। जो तीन टर्म हमारी आती हैं, हर एक कंडीशन में हमने देखा, तीन जो हमारे पास आ रही थी चीज़ें वो क्या थी, फर्स्ट वाले में वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमने ये सब देखा। थर्ड जो कंडीशन है उसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आया। सो ऐसी कंडीशन में लाइन्स शुड बी पैरेलल एंड देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो आपस में मीट नहीं कर रही हैं और ये सब इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए नो सॉल्यूशन, एंड दे आर नॉट मीटिंग एनी एयर, कहीं पे भी मीट नहीं करनी है, इसलिए इनकंसिस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? सो ये तीन ग्राफिकल मेथड्स हमने देखे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड पर। अलजेब्रिक मेथड में आपके पास तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका एलिमिनेशन होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 बाय 1 हम लेकर चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक x + y = 8, x - y = 4, ठीक है। इस तरह से ये मैंने दो इक्वेशन ले लिया, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, यानी वैल्यू पुट करनी है हमें कहीं ना कहीं, किसी एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, x + y = 8, इज दैट क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को राइट साइड में लेकर जाना पड़ेगा, 8 - y, इज़ दैट क्लियर। सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यानी x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना है ताकि मेरी यहाँ से वैल्यूज़ निकल कर आ जाएँ, y की जगह कुछ पुट करना है ताकि मेरी दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाए, इस तरह से, ठीक है। सो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को मैं राइट साइड में ले गई, 8 - y, ये मेरे पास आ गया। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ x की वैल्यू को यहाँ पर। सो 8 - y = 4, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। नाउ 8 - 2y = 4, मैं 8 को उधर ले जाती हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखना है ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, वेरिएबल टर्म को हम एक साइड रखते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड रखते हैं, इज दैट क्लियर। सो 8 - 2y, 8 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, -2y = 4 - 8, एंड इट बिकम्स -2y = -4, क्लियर है। और माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 2y = 4, y = 2 में यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 4/2 दैट्स इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 2। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x + 2 = 8 एंड x = 8 - 2 = 6,
ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई है फर्स्ट इक्वेशन से। इसी को हम सेकंड में भी पुट करके देख लेते हैं। x माइनस वाई था, x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4, यहाँ माइनस में 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। आप देख सकते हो कि दोनों से जो आंसर आया हमारा सेम आया, सिमिलर आया। इसका मतलब जो हमारी y की वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। सो दिस इज़ योर सब्सटीट्यूशन मेथड। ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूट करेंगे हम एक की वैल्यू एक इक्वेशन में, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल कर हमारे पास आ जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड। दिस इज़ योर सेकेंड मेथड ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का ये सेकेंड मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सपोज वी हैव दीज टू इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये दो आपके पास इक्वेशन है। सो एल्जेब्रिक मेथड में आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है, एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। और इस तरह से ख़त्म करना है कि एक वेरिएबल जब हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में से कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट होने के बाद जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपने आप फाइंड कर सकते हैं, अपने आप निकल कर आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। दोनों में या तो x के वेरिएबल, जो x के कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लो, या फिर जो y के कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लो, ठीक है। दोनों में हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है, किसी भी एक का, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, ताकि मैं इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूँ तो वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये हमें करना है। सो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 4 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4, ठीक है, 4 होता है। मतलब मैं 2 से 4 इजीली बना सकती हूँ, या तो मैं इसको 2 बना दूँ, या इसको मैं क्या बना दूँ, 4 बना दूँ, ठीक है। या फिर मैं y का कोफिशिएंट को सेम कर लूँ, या तो मैं y का कोफिशिएंट 1 बना दूँ दोनों में ही, या मैं y का कोफिशिएंट 2 बना दूँ। सो देखिए यहाँ पर इसमें अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, 2 बनाना बहुत ईजी होगा मेरे लिए। वेट, वी विल राइट हेयर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3y है हमारे पास। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको 4 बनाऊँ तो बहुत इजी है 4 बनाना। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 को तो इजीली 4 बन जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 6। सो ये बन गया आपका 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ये मैंने मान ली थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मैं फ्रॉम थर्ड, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। उससे क्या होगा, जो मेरा x वाला कोफिशिएंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और उससे वैल्यू निकालनी बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइन चेंज कर लेने चाहिए आपको, उससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। सो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 4x माइनस 4x। सो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसको, 4x से 4x कैंसिल, 6y माइनस 2y इज़ 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इज़ 9, ठीक है। y इक्वल्स टू 4 को उधर ले जाऊँ मैं, 9/4 फ्रैक्शन में आया है, नो इशू, ये आपका y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं। बाकी इक्वेशन हम लोगों ने खुद से ली है। वैसे जो आप इक्वेशन जो मिलेंगी मोस्टली आपको प्रॉपर इक्वेशन मिलेंगी। रिप्रेजेंट आप इसको भी कर सकते हो, डेसिमल में आएगी तो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। इसको आप इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख सकते हो। हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपकी थी 2x प्लस 3y, 3 के साथ मैं इसको पुट कर देती हूँ, 9/4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो 2x प्लस 27/4 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 27/4, ठीक है। नाउ 2x इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं इसका, सो इट बिकम्स 24 माइनस 27/4, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। दिस इज 2x इक्वल्स टू माइनस 3/4, ये आपका आ गया है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊँगी, या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2, ये नीचे चला गया है। नीचे पहले से हमारे पास एक वैल्यू थी तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स माइनस 3/8, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हो ईजीली
ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल है जिसको आपको इक्वल करना है दोनों इक्वेशन में, उसके बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर माइनस में गिवन है तो आप एडिशन करोगे, तो वो डिपेंड करता है। अगर ये माइनस में गिवन होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, बस उसको कैंसिल आउट करना मेन पर्पज़ है। उसके बाद आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये सेकेंड मेथड आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं, इसको सिंपल एक तरीके से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला भी बताऊंगी, लेकिन पहले सिंपल तरीके से। ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सो देखिए कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल कर रहे हैं हम, तो 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और एक आपका क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। सो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और कांस्टेंट टर्म के लिए हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कांस्टेंट टर्म के लिए हम 1 रखेंगे, सी नहीं रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को 1 रखते हैं ताकि इसको क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व कैसे करना होता है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। जो भी वेरिएबल यहाँ गिवन है उस वेरिएबल को आपको भूल जाना है, ठीक है। टर्म में से जो आपको टर्म गिवन है उसमें से भूल जाना है। यानी x गिवन है, हम x के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो x वाली टर्म को भूल जाओ कि ये आपके पास है। बाकी जो है उनके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई -8 क्या हो जाएगा -8, क्लियर है। उसके बाद एक साइन लगाना होता है माइनस का, हमेशा माइनस का साइन लगेगा, माइनस। अब ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करोगे y के कोफिशिएंट से, -5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज -10, क्लियर है। जो भी यहाँ पे वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यूज़ को भूल जाओगे। उसके बाद जो इक्वेशन में बचा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी दूसरा वेरिएबल आपके पास y बचा है और कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस का साइन लगाओगे, और फिर दूसरी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद y, अब हम y के लिए निकालेंगे, तो y वाले को अब आप भूल जाओगे कि आपके पास इस इक्वेशन में y टर्म है, यानी इस पार्ट को भूल जाओगे। सिर्फ आपको क्या करना है, x जो है अब भूल जाओ कि आपके पास है, आपको x वाली टर्म, x का कोफिशिएंट और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई -8 इज़ -16, फिर साइन लगाना है माइनस का, कोई भी साइन वहाँ पर आए आपको यहाँ माइनस साइन पुट करना ही करना है। -5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ -15, इज दैट क्लियर। उसके बाद अब हम ये भूल जाएंगे कि हमारे पास, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है। अब हम सिर्फ x और y को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो इसको भूल जाते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4 माइनस साइन एंड 3, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास। यहाँ पर आपका x y, अच्छा ये रब हो गया है, -8 यहाँ पर हमने लिया था, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, x अपॉन -8 + 10 इज़ -2 इक्वल्स टू, ये सब आपस में इक्वल है, इनको इक्वल पुट करना है। y अपॉन -16 और दिस इज +15 इज -1 इक्वल्स टू 1/1, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपकी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ है इनको अलग अलग हम किसके इक्वल रख देंगे, जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है उसके इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं आपस में, तो हम इजीली रख सकते हैं x - 1 -2 इक्वल्स टू 1, और इसी तरह से y अपॉन -1 इक्वल्स टू 1, ताकि हमारी x और y की वैल्यू निकल सके। इस तरह से हमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये तीनों इक्वल हैं आपस में, सो मैं एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दूँगी, एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दूँगी। इज़ दैट क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई है -2, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई है -1, क्योंकि -2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, -2 रहेगा, और ऐसे ही -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। सो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू निकल कर आ गई है -2 और -1। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे x की, या तो x और इसको इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, या y और इसको पुट करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, या तो y की या x की, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप आई हैव डिड समथिंग रॉन्ग, ओके। ये +10 था, +2 हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू +2 आई। अब इस +2 को मैं किसी भी इक्वेशन में रख देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में। मैं इसको रख देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, 2 मल्टीप्लाई 2 + y -5 इक्वल्स टू
0। दिस इज़ 4 + y - 5 = 0। ये बन गया आपके पास y - 1 = 0 और y की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई 1। और हो सकता है वैसे ही हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फिर y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको ऐसे सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर कि x को या y को किसी को भी एक को कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट के इक्वल रखोगे, वहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे और उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लोगे दूसरे वेरिएबल की। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। इन्हीं के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, उसी की बेस पे आप इक्वेशन बनाओगे, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई बंदा है, उसने अपनी बेटी को बोला 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि उस टाइम पे उसकी बेटी की 7 साल पहले जो उम्र थी, उसका जो पापा हैं वो उसके 7 मल्टीपल्स थे, 7 गुना थे उसके, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब वो कह रहे हैं अगर अब की एज से 3 साल बाद, ठीक है, यानी सपोज कर लो अभी आप यू आर 15, तो 3 साल बाद क्या हो गया 18। सो उसी हिसाब से आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो वो 3 साल बाद जितनी हो जाएगी उसके पापा उसके 3 मल्टीपल हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। अगर वो 3 साल बाद 9 साल की होती है तो उसके पापा 27 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphic. Algebraically और graphically दोनों तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं आफ्ताब की एज x मान लेते हैं, डॉटर की y मान लेते हैं, या x y इंटरचेंज करके कुछ भी आपको लेट करना है स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को फॉलो करते हुए इक्वेशन बनानी है। सो लेट्स डू इट। लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की वो x है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी एज हम लेट कर लेते हैं y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 7 साल पहले 7 years अगो, अगर आपकी एज अभी 9 years है, ठीक है, 7 साल पहले की एज निकालोगे तो इसमें से 7 माइनस कर दोगे। सो इन लोगों की करंटली एज ये है, तो 7 साल पहले निकालने के लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आफ्ताब जो था 7 साल पहले कितने साल का था, x - 7 का था, ठीक है। और उसकी जो डॉटर थी उसकी एज क्या थी 7 साल पहले, करंटली एज y है, तो 7 साल पहले y - 7 रही होगी। y आपका कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 7 वर्ड एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये रहेगी आपकी। अब वो कह रहे हैं कि 7 साल पहले जब उसकी जो एज थी आफ्ताब की x - 7, वो किसके इक्वल थी, उसकी बेटी की एज का 7 टाइम्स थी। यानी उसकी बेटी की एज का अगर मैं 7 टाइम्स कर दूँ तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? आफ्ताब ने यही कहा अपनी बेटी को कि 7 साल पहले की दोनों की एज हमने निकाल ली। उसके पापा की एज कितनी थी, आफ्ताब की एज कितनी थी, वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स था। यानी उसकी बेटी की एज उस टाइम पे y - 7 थी। अगर उसका 7 टाइम्स कर दूँ तो आफ्ताब की एज आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इससे हम एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। x - 7 = 7y - 49 एंड x - 7 सॉरी वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, x - 7y, y को इधर ले आए, -49 + 7 x - 7y = -42, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 years। अब उसने कहा 3 साल बाद क्या होगा। सो करंटली एज x है, y है, सो आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी 3 साल बाद, ठीक है। ये तो सिंपल है, 3 साल बाद इतनी एज हो जाएगी। अब उसके पापा ने कहा है, डॉटर यानी आफ्ताब ने कहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। यानी अगर अब उसकी एज 6 है, 3 साल बाद 9 हो जाएगी, उसके फादर क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। कैसे पता चला, पहले हमने डॉटर की एज को इंक्रीज़ किया 3 साल, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। यही हम करेंगे। आफ्ताब की जो एज होगी वो किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 साल बाद आफ्ताब की एज x + 3 होगी,
और वो किसके इक्वल होगी, उसकी बेटी की एज के 3 टाइम्स, y प्लस 3 का 3 टाइम्स। हम इसको लिख रहे हैं 3 टाइम्स, मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। यहाँ हमने 7 टाइम्स लिखा, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी बेटी की एज को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। इस 3 से हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई, पूरे जो अंदर ब्रैकेट में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 3y प्लस 9। अब हम एक साइड में रखेंगे वेरिएबल टर्म को, दूसरे साइड में रखेंगे कांस्टेंट टर्म को। 3y को इधर ले आए, माइनस हो गया, 3 को उधर ले गए, माइनस हो गया। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है, ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई है। सो अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अलजेब्रा हमें कहता है ये 2 इक्वेशन बनकर आई हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू 42 माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। सो पहले हमें अलजेब्रिकली डिफाइन करना था, अलजेब्रिकली करने के बाद ही हम ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन इक्वेशन से ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये आपने उतार लिया होगा। आई एम रबिंग दिस फॉर रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली। अब इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा x और y का। ठीक है, यानी x और y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यूज़ हम 2, 3, 4 जितना चाहे ले सकते हैं। हम यहाँ 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जिससे y की कोई वैल्यू निकल कर आ जाए। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मान लेते हैं x की वैल्यू में मान लेते हैं 0 पुट कर रहे हैं। अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, 0 पुट करेंगे, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42। 0 ये बन जाएगा आपका -7y इक्वल्स टू -42 माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 42/7। y की वैल्यू क्या आ गई, 6। यानी x जब मैंने 0 रखा था सो y की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। इज़ दैट क्लियर। एक ये वैल्यू आ गई। उसके बाद x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1, 2, 3 जो आपका मन करे इस तरह से। सो मैं x की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, 7 पुट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे इजीली ये सोल्व हो जाए। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 7y इक्वल्स टू -42 माइनस 7y इक्वल्स टू -42 माइनस 7 को मैं इधर ले गई। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका, -49 माइनस 7y, y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 49/7। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7। 7 बन जा, 7 से बन जा। ठीक है, यानी जब मैंने x को 7 रखा तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आई, 7 आई। मैं 6 भी पुट कर सकती हूँ, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, लेकिन मैंने 7 लिया क्योंकि ईजिली सोल्व हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया आपका। अब हम सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले हम वही x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। x को अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ x को 0 पुट करते हैं तो -3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6/-3 हो जाएगा। 3 2 जा यानी -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, और अगर हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके x की वैल्यू पुट करो, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। y की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज कर लो मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ -3। मैं आपकी y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ -3। ठीक है, सो y की वैल्यू मैंने -3 पुट की है। देखिए x इक्वल्स टू, या 1, 2 कुछ भी कर सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू 6। x माइनस y की वैल्यू पुट की है, x प्लस 9 इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू 6 माइनस 9 -3। यानी जब मैंने y -3 रखा तो x की वैल्यू भी क्या आई, -3 आई आपके पास। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना है। 0, 1, 2, 3 कुछ भी आप पुट करके चल सकते हो। सीक्वेंस में 0, 1, 2 रख सकते हो, 7, 8 स्किप कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ आपको पता होगा इस तरह से बनाया जाता है। एक्स एक्सिस जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस कहते हैं जो आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, ये आपका वाई होता है, नीचे आपका वाई डैश होता है, दिस इज एक्स डैश, और ये जो सेंटर पॉइंट जहाँ ये मीट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। जहाँ पर वैल्यूज़ आपके 0, 0 होती हैं, दिस इज ओरिजिन। ठीक है,
जो आपका राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस में, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ आपको। जो आपका अपर साइड में होता है ओरिजिन से अपर, वो पॉजिटिव होता है, लोअर साइड नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? अब हम इनको पुट करेंगे 0 और 6, आई की 0 और 6 इसको लिखा जाता है ब्रैकेट में 0,6, यानी हमेशा पहले जो आती है एक्स की वैल्यू आती है, बाद में हमेशा वाई की वैल्यू आती है, ये बात ध्यान रखना है। ये आपका एब्सिसा होता है, ये आपका ऑर्डिनेट होता है, मिलाकर के इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं आपके। 0,6 को रिप्रेजेंट करना है, यानी एक्स की वैल्यू 0, 0 मतलब ओरिजिन पर, वाई की वैल्यू 6 मतलब वाई पर इंक्रीज़ करना है, एक्स पर कहीं इंक्रीज़ नहीं करना। सो ये पॉइंट आपका बन गया है 0 और 6, ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरा पॉइंट, इसका था 7 यानी एक्स भी 7 वाई भी 7 दोनों पॉजिटिव। एक्स 7 जब आप इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो प्रॉपर लाइन होती है, आप प्रॉपरली वहाँ कर पाओगे, समथिंग लाइक दिस। ये जो पॉइंट होगा आपका, वो आपका 7 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज 7। अब हम इस लाइन को मिला देते हैं, क्योंकि ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इस लाइन को हम मिला देंगे, तो ये आपकी लाइन इस तरह से कुछ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, क्लियर है। अब इसी तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 0 एंड -2। एक्स आपका 0 है, ये -2 है, यानी नीचे की साइड जा रहा है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है -3 दोनों ही -3, दिस इज़ -3 दिस इज़ -3, यानी ये पॉइंट आपका पड़ेगा, ठीक है। -3 एंड -3 ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे। इस लाइन को अगर हम मीट करते हैं इस तरह से, ये लाइन आपकी जाएगी, ठीक है। सो ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन को, x - 3y = 6, ये लाइन आप रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपकी लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही थी x - 7y = -42 को, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। इसको आप 2 पॉइंट से भी कर सकते हो, 3 पॉइंट से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। 2 पॉइंट आप फाइंड करके कर सकते हो, 3 पॉइंट फाइंड करके कर सकते हो। ये इजी सा सॉल्यूशन था इसका। पहले अलजेब्रिक सॉल्यूशन हमने निकाला, फिर अलजेब्रिक से सॉल्यूशन निकाल के उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए की? 3900 रुपीज़ के, ठीक है। लेटर बाद में सी बायज अनदर बैट, एक बैट और खरीदा, 2 बॉल और खरीदी ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप की जो पहले खरीदी थी। उनका प्राइस रहा 1300 रुपीज़, ठीक है। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर ज्योमेट्रिकली, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स क्रिएट इक्वेशंस। सो अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट मैंने अज्यूम कर ली है x, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल की कॉस्ट मैंने अज्यूम कर ली है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहले उन्होंने खरीदे थे 3 बैट, यानी 3 बैट मतलब 3x, ठीक है। और 6 बॉल्स मतलब 6y। वाई इट हैपन्स, एक बैट की कॉस्ट x है, सो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी? 3 बैट्स कॉस्ट ऑफ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल्स टू 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल्स टू 6y। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ की कॉस्ट पता है तो ज़्यादा की आप इजीली निकाल सकते हो। भाई एक चॉकलेट 10 रुपये में आ रही है, 5 चॉकलेट कितने में आएंगे? 50। हाउ? 5 × 10 डूइंग द सेम थिंग। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स हो जाएगी 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स हो जाएगी 6y। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये टोटल कितने के आए थे, आपका जो टोटल बना था सम, वो कितना था? 3x + 6y दैट्स इक्वल्स टू 3900, ठीक है, इतने का आया था। दिस इज इक्वेशन 1। ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन 1 बन गई है। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड में वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी सेकंड टर्म में उसने सिर्फ एक ही बैट खरीदा था, तो उसकी कॉस्ट आपकी x ही रहेगी। कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स, 2 बॉल्स और खरीदी थी, सो उनकी कॉस्ट आपके पास 2y हो जाएगी, ठीक है।
and their sum will be x plus 2y equals to 1300. उनका सम जो था आपके पास वो 1300 हो गया है. दिस इज इक्वेशन 2. ये आपके पास इक्वेशन 2 बनकर आ गई है. ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन. तो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी. सारा डाटा गिवन है, जस्ट वी हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली अरेंज करना है, उसको पुट करना है. नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ग्राफिक. अब इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. टेबल सॉल्यूशन टेबल ये वी हैव. अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स और वाई की, लेकिन वैल्यू 1 2 3 पुट करने की जगह हम पुट करेंगे हंड्रेड्स में, क्योंकि जो हमारा टोटल आया है वो हंड्रेड्स में आया है. अगर 1 2 3 वैल्यूज़ आएंगी तो कभी भी 100 बनेगा ही नहीं. कोई भी बैट बॉल 1 रुपया 2 रुपये का नहीं हो सकता है. ठीक है. सो लेट पुट एक्स इक्वल्स टू 100. अगर एक्स की वैल्यू हम 100 पुट कर लेते हैं. ठीक है. एक्स की वैल्यू 100 पुट करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 and this is 300 plus 6y equals to 3900 and 6y equals to 3900 minus 300. 300 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. 6y equals to 3600 and y equals to 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, दैट इज़ 600. ठीक है. यानी जब मैंने इसको 100 पुट किया तो ये आपका क्या निकल कर आया था 600. ठीक है. अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी. लेट मी टेक x इक्वल्स टू 300. x की वैल्यू 300 ले लेते हैं. अब y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. सो 3 मल्टीप्लाई 300 प्लस 6y इक्वल्स टू 3900. नाउ इट्स 900 इक्वल्स टू 6 प्लस 6y इक्वल्स टू 3900. 6y इक्वल्स टू 3900 minus 900 and it equals to 3000. y equals to 3000 divided by 6 and 6 5 it becomes 500. ठीक है. जब मैंने x को 300 लेट किया तो y की वैल्यू क्या आई 500. 300 500. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसी पॉइंट पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो. आई विल लेट यू अंडरस्टैंड इट लेटर. ओके. if you will not. ओके. ये हमने इसकी दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी. अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कुछ भी. यहाँ पर भी हम सेम लेकर चलेंगे. x की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 600. ठीक है. कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. x की वैल्यू मैं यहाँ 600 ले लें. 600 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस 600 दैट इज़ 700 and y equals to 700 divided by 2 that is 350. ठीक है. यानी आपकी y की वैल्यू आ गई है 350 जब मैंने इसको पुट किया था 600. ठीक. इस बार हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं. y की वैल्यू भी 300 में पुट कर लेती हूँ. y इक्वल्स टू 300. y की वैल्यू में 300 पुट कर लेती हूँ. सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 300 इक्वल्स टू 1300. नाउ x plus 600 equals to 1300 and x equals to 1300 minus 600 that is 700. बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. आई होप इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सिंपली समझ में आ जाएगी. सो जब मैंने y को 300 पुट किया, x की वैल्यू क्या निकल कर आई 700. बस ये ध्यान रखना है कि आप वैल्यू किसकी पुट कर रहे हो. तो डाटा जो है डाटा टेबल में आप प्रॉपर रखो, पुट करना है. ठीक है. इज दैट क्लियर. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर. ये हमारे पास जो आपकी सॉल्यूशन टेबल आ गई है. इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ग्राफ में भी हम हंड्रेड्स में 100 से रिप्रेजेंट करेंगे. 100 का गैप लेंगे. ठीक है. 1 1 2 2 नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा है x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 600, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 100 और 600 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो x 100 पॉजिटिव है यानी दिस इज़ x 100 एंड y 600 यानी यहाँ पर. सो इसको सीधा पॉइंट करते टाइम ये दिस इज़ आवर पॉइंट. सो मैं इसको लिख देती हूँ इस साइड में 600. सो ये पॉइंट मेरा बनेगा दैट इज़ 100, 600. एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन का. सेकेंड इज 300 एंड 500. दिस इज़ 300 एंड दिस इज़ 500. दिस विल हेयर 300 एंड 500. जब आप इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो पॉइंट मेंशन करना और भी बहुत ईजी हो जाएगा. इट इज़ दिस साइड एक्चुअली दिस इज़. ठीक है. और अब इस लाइन को मीट कर देते हैं. ये जो लाइन बनेगी सीधा इस पॉइंट से मीट होते हुए जाएगी. ठीक है. ये आपकी एक सीधी लाइन चली गई है यहाँ से. नाउ x इज़ 600, दिस इज़ 600, y इज़ 350.
300 और 500 के 400 के बीच में जो पॉइंट बनेगा वो मेरे पास रहेगा 350। सो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 600, 350। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 600 यहाँ से, 350 यहाँ से, यानी से एक्स का 600 लेना है मुझे हॉरिजॉन्टल और 350 लेना है मुझे वर्टिकली। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं वो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है उस कोऑर्डिनेट को। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक्स मेरा 700 यहाँ है और वाई मेरा 300 यहाँ है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर। ठीक है, अब एक लाइन मेरी यहाँ से क्रॉस होगी, इस तरह से मैं लाइन रिप्रेजेंट करूँगी ये। इज दैट क्लियर? सो ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है। तो आप इसको स्केल से लेकर जाओगे तो ये प्रॉपर लाइन बनकर आएगी। ये एक्चुअली एक ही लाइन बनेगी आपकी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक्चुअली एक ही लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, यानी ये क्या बन गए? कोइंसिडेंट। जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था, कोइंसिडेंट हो रहे हैं ये एक दूसरे पर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। सो बस हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्केल से जब आप मेंशन करोगे इसको, सॉरी ड्रॉ करोगे स्केल से, तो प्रॉपर इस तरह से एक लाइन बनेगी। आपको दोनों इक्वेशन इसके साथ लिखनी है। एक इक्वेशन आप नीचे लिख सकते हो, एक ऊपर, या दोनों ही जहाँ भी आप लिखना पाओ। 3x + 6y = 3900, जहाँ भी लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हो। एक इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ और एक इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, x + 2y = 1300। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। किसी एक दिन पर किसी ने खरीदे होंगे 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स। सो उनकी कॉस्ट रही 160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का जो प्राइस रहा वो रहा ₹300। तो इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन तो सीधी बनी हुई है। जस्ट वी हैव टू पुट x एंड y और उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बनी हुई है, बस रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स डू इट। लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स equals to x, let the cost of grapes equals to y. ठीक है, so according to question we have cost of 2 kg apples, 2 किलो एप्पल होंगे तो 2x it become, and the cost of 1 kg grapes, 1 किलो है तो उसके लिए सीधा ही है y. Is that clear? क्योंकि सिंगल केजी के लिए कॉस्ट है जो एप्पल्स की वो x हमने कंसिडर किया है। कॉस्ट ऑफ 1 kg यू कैन राइट हेयर, कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg। नाउ 2 kg के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट विद 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड दिस इज लाइक दिस y. क्लियर? ओके, सो टोटल इनका क्या बनेगा? टोटल जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट क्या आई? 2x + y = 160, क्योंकि फर्स्ट डे पे जब उसने खरीदे थे तो ये कॉस्ट उसको रही थी। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स = 4x and the cost of 2 kg of grapes equals to 2 kg = 2y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो होगी आपकी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 4x plus 2y, that's equals to ₹300. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो दो इक्वेशन हमने बना ली है, यानी एल्जेब्रिकली वी हैव सोल्व्ड इट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। एल्जेब्रिकली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट ज्योमेट्रिकली. Now we are creating solution table for it. Solution table. So takes value of x equals to 50. I am taking x की वैल्यू अगर हम 50 लेते हैं, पुट करते हैं इसको 2 × 50 plus y equals to 160 and this is 100 plus y equals to 160
कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाते हैं, 160 माइनस 100 दैट्स इक्वल्स टू 60, यानी जब मैंने x को 50 लिया तो y की वैल्यू आपके पास आई 60. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ टेक x इक्वल्स टू 60. अगर मैं x को 60 लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस y इक्वल्स टू 160 and this becomes 120 plus y equals to 160 and y equals to 160 minus 120 that's equals to 40. क्लियर है? तो x को मैंने जब 60 कंसिडर किया तो y की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है 40. ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी जो टेबल है, सॉल्यूशन टेबल क्रिएट हो गई है. लेट्स क्रिएट फॉर सेकेंड ऑल्सो. हियर आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स टेक y इक्वल्स टू 10. y की वैल्यू 10 लेते हैं. 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 300. नाउ 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 300. 4x इक्वल्स टू 300, 20 उधर ले जाएंगे माइनस, एंड देन 4x इक्वल्स टू 280 एंड x इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाई 4 दैट्स इक्वल्स टू 70. यानी जब मैंने y को 10 लिया सो x की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 70. इज दैट क्लियर? ओके, फाइंडिंग वन मोर वैल्यू. लेट्स टेक x इक्वल्स टू 80. x को 80 ले लेते हैं. सो 4 मल्टीप्लाई 80 प्लस 2y दैट्स इक्वल्स टू 300. नाउ इट्स 320 right, plus 2y equals to 300 and 2y equals to 300 minus 320 and this becomes minus 20. 2y, y equals to minus 20 divided by 2 that's equals to minus 10. minus 10 आपकी y की वैल्यू निकल कर आई कब? जब हमने x को पुट किया था 80. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको. दो सॉल्यूशन टेबल के लिए दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए. लेट रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ. ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60. आप हाईएस्ट आपकी वैल्यू देखकर चलो, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वहाँ तक आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती है. हाईएस्ट वैल्यू इज़ 80, सो आई एम पुटिंग इट अप टू 80. नाउ y की वैल्यू मेरे पास हाईएस्ट 60 है, सो आई विल टेक अप टू 60. इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and this is your y. This is minus 10, this is minus 20, minus 30, minus 40. It's enough. This is your y dash and this is minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. It's enough क्योंकि माइनस में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है. दिस इज़ योर x डैश. क्लियर है? नाउ फ्रॉम फर्स्ट टेबल 50 एंड 60, x की वैल्यू आपकी 50 है, y की वैल्यू 60 है, सो इट विल बी हेयर रिप्रेजेंटिंग, ये आपका पॉइंट रहेगा 50 एंड 60. सेकेंड, जो आपकी x की वैल्यू है वो 60 है, y की वैल्यू 40 है. दिस इज 60 एंड दिस इज 40, सो पॉइंट विल बी हेयर. ये पॉइंट आपका यहाँ रहेगा. दैट्स मीट दिस लाइन. इज दैट क्लियर? सो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160. क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन सेकेंड टेबल. x की वैल्यू 70 है, x इज 70, y इज 10. तो पॉइंट इज दिस. सेकेंड, x की वैल्यू 80 है एंड y की वैल्यू माइनस 10, सो पॉइंट विल बी अबाउट हेयर. इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ 80. ठीक है, सो मीट दिस लाइन. दिस लाइन वुड बी लाइक दिस. ठीक है, सो जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करोगे बोथ लाइन विल बी पैरेलल. दोनों लाइनें जो आएंगी आपकी एक दूसरे के पैरेलल आएंगी. सो दिस इज़ फॉर इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300. ये आपका पॉइंट है 80 एंड माइनस 10 एंड दिस इज 70 एंड 10. ठीक है, जो आपकी वैल्यूज़ जो इसमें ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपका पैरेलल लाइंस का ग्राफ ड्रॉ होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी. ठीक है, सो आई होप you have understand this question. Exercise 3.1 is over. We will move on exercise 3.2.